हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम चैप्टर 2 दैट इज़ इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स इसका लास्ट पार्ट करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट नंबर 3। इसमें हम फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फूड वेब, पिरामिड्स, बायोजियोग्राफिक साइकिल। फूड चेन और फूड वेब तो आपको कोई ईजी लगेगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये टफ थी चीज़, पर यस जो आपके पिरामिड्स होते हैं जिनको आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी कहते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बायोजियोग्राफिक साइकिल को आपने एज इट इज़ याद नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक मैं साइकिल यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। मैंने साइंस फैक्ट और पिन इंटरेस्ट से वो पिक्स यहाँ पे पेस्ट करी हैं, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो उनको बस अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट करते हैं और एनवायरनमेंट से फिर ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, हर एक लिविंग बॉडी के अंदर वो एंटर इन कर जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फूड चेन। तो किसने किसको खाया, दैट इज़ द फूड चेन। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो व्हाट इज़ फूड चेन, कैसे होता है। प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल। अब एनिमल में यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्यों, तभी फूड चेन बनेगी ना। दो चीज़ों की तो चेन नहीं होती, लंबी होती है ना चेन। माला पहनते हो, दैट इज़ ऑल्सो चेन। तो मान लो यहाँ पे कोई प्लांट था लगा हुआ, इसके ऊपर फीड किया डियर ने, और डियर को किसने खा लिया, लायन ने, ठीक है। लायन हो सकता है टाइगर, लायन या टाइगर की फिर डेथ होगी तो इसको कौन खाएगा, हॉक। मान लो हॉक या फिर ईगल, यहाँ पे लिख सकते हो, ईगल की डेथ हो जाती है तो इसके ऊपर कौन लग जाएंगे, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो फूड चेन जो होती है, किसने किसको खाया, तो दैट इज बेसिकली नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन की अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें तो पाथवे इन विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो हो रहा है ना, प्लांट के अंदर भी एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी तो है ही, और साथ में क्या मिलेंगे यहाँ से, न्यूट्रिएंट्स। तो दोनों चीज़ें हैं। तो प्लांट मतलब ऐसा पाथवे जहाँ से क्या होता है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट भी पास ऑन हो रहे हैं और एनर्जी भी पास ऑन हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब दो तरह की फूड चेन्स देखने को मिलती हैं। नंबर वन इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी जो होती है डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है ऐसे एनिमल्स आएंगे इसमें जो ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। डिट्राइटिस में ऐसे आ जाएंगे, डी से याद रख लेना, डिकम्पोजर टाइप। तो अब देखते हैं वन बाय वन कि व्हाट इज़ ग्रेजिंग फूड चेन। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होगी ना, ये हमेशा स्टार्ट होगी विद द ग्रीन प्लांट। तो अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की अगर मैंने बात करी, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनकी एक खास बात होती है, दैट इज़, आपने ये पहले भी पढ़ा है बट फिर से मैं बता देती हूँ, दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि इनको की इंडस्ट्री माना जाता है एनिमल्स की, यहाँ पे ही सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रोड्यूसर क्यों बोला, बिकॉज ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, और वो कौन होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स। वाई ग्रीन प्लांट्स ओनली, येलो प्लांट्स क्यों नहीं होते, रेड प्लांट्स क्यों नहीं होते, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट कह लो, ऑर्गेनल कह लो, प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्या करता है, जितनी भी सनलाइट ऊपर से आती है सन से, इसको ट्रैप करता है, ठीक है, इसको ट्रैप करता है, और साथ में क्या ट्रैप करेगा, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे ये आए क्लोरोफिल के अंदर एंटर करके, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या बन जाता है, ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 भी कहते हैं और ग्लूकोज भी कहते हैं। साथ में निकलती है ऑक्सीजन और कुछ निकलती हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, फूड मैन्युफैक्चर करा, ये ग्लूकोज, ये क्या होता है, फूड। फिर इसी के ऊपर कौन फीड करेगा, जो भी एनिमल आगे, चाहे डियर है, कोई सा भी एनिमल आ जाता है जो कि ग्रेज करते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ ऑटोट्रॉफ। तो मतलब ग्रेजिंग फूड चेन ऐसी फूड साइकिल, फूड चेन जो कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स भी कह देते हैं, या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कह देते हैं, ठीक है। प्राइमरी होंगे क्योंकि प्रोड्यूसर तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे करी जा रही है एट द बेस लेवल, जो नेचर में खुद बना रही है चीज़, तो वो है आपके ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पे बात आएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स की। अब देखो, प्राइमरी कंज्यूमर भी होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है, टर्शरी भी होता है, क्वाटनरी भी होता है। प्राइमरी का मतलब जो सबसे पहले सिर्फ क्या खाएगा, घास,
तो यहाँ पे जब भी हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बात होगी हर्बीवोर्स की। किसकी बात होगी? सिर्फ हर्बीवोर्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओनली अबाउट द हर्बीवोर्स। जो किसके ऊपर? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ क्या खाते हैं? हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब है यहाँ पे प्लांट्स। कोई भी टाइप का प्लांट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स। ठीक है। जो वेजिटेरियन होते हैं, अगर दूध को एक्सक्लूड कर दें, मिल्क को मतलब एग को एक्सक्लूड कर दें, उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दें, तो उनको बोल देते हैं कि वो वेजिटेरियन है। कहीं मिल्क को इंक्लूड भी करते हैं, पर आया तो एनिमल से ही है ना, तो वो चीज़ आ जाती है। तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। यहाँ पे हर्बीवोर्स का किस चीज़ से रिलेटेड है? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ किसके ऊपर फीड करेंगे? प्लांट्स के ऊपर। तो इनको बोला जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते चलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स लिख दिए। प्लांट्स एक तो प्रोड्यूसर हैं, और प्रोड्यूसर के साथ इनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। ठीक है। अब मान लो प्लांट के ऊपर डियर ने फीड किया, तो अब देखो डियर जो होता है ये सिर्फ प्लांट्स ही खाता है ना, कोई एनिमल थोड़ी खाता। तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। अब डियर के ऊपर आके लायन जब फीड करेगा, तो अब लायन देखो घास नहीं खाता, पहली बात तो ये किसके ऊपर फीड करेगा? एनिमल के ऊपर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेगा। तो इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी। ठीक है। इसी तरह से टर्शरी, मान लो लाइन की डेथ होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन केस, नेचुरल डेथ होगी या किसी भी वजह से, तो इसके ऊपर आके फीड करेगी ईगल। ईगल बोल लो, हॉक बोल लो, तो इनको क्या बोल देंगे? टर्शरी भी बोल देते हैं इनको, या फिर टॉप कंज्यूमर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट में खाएंगे। ठीक है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। फिर एग्जांपल दिया है यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन का। जैसे ग्रास था, ग्रास के ऊपर फीड करा ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। चलो, अब यहाँ पे अगर हमें मेंशन करनी हो इनके लिए टर्मिनोलॉजी, तो कैसे करेंगे वो चीज़ भी अभी देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे है ग्रास, तो ग्रास को क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कह लो या फिर प्रोड्यूसर कह लो। फिर आते हैं ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर ने किसके ऊपर फीड किया? ग्रास के ऊपर, तो इसको क्या बोल देंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। फिर ग्रास हॉपर के ऊपर फीड कर लिया फ्रॉग ने, तो इसको बोल देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक के फीड करा फ्रॉग के ऊपर, तो इसको बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो प्लांट तो कभी भी नहीं होंगे कंज्यूमर। फिर आते हैं ईगल, इनको बोल देंगे क्वाटनरी, या फिर टॉप भी बोल सकते हो, टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फूड चेन, दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज द डिट्राइटिस फूड चेन। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? डी फॉर डेड। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो कोई प्लांट था, उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, डिके करना शुरू हो जाता है। एनिमल की बॉडी थी, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो भी डिके यानी कि सड़ना शुरू कर देता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है? वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना। स्मेल क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इन डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, जिससे प्रोड्यूस होती हैं गैसेस, सल्फर रिलेटेड गैसेस, कार्बन रिलेटेड गैसेस, और उससे प्रोड्यूस होती है स्मेल। तो मतलब ऐसी फूड चेन जो कहाँ से स्टार्ट हुई? फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो प्लांट और एनिमल मर चुके हैं, अब उनका सड़ना शुरू हो चुका है, तो वहाँ से जब प्रोसेस शुरू होती है तो उसको बोलते हैं डिट्राइटिस फूड चेन। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ये डेड ऑर्गेनिक मैटर था, मान लो किसी एनिमल की बॉडी थी यहाँ पे। ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ वॉर्म्स भी लगे होंगे। ठीक है। वॉर्म्स के ऊपर फिर फ्रॉग्स भी आएंगे, फ्रॉग्स को स्नेक भी खाएगा, स्नेक को हॉक भी खाएगा। तो इस तरह से कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये चेन चलती है आपकी, कौन से वाली? दैट इज डिट्राइटिस फूड चेन। इसमें आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पत्ता था, ठीक है, सड़ना शुरू हुआ, इसकी डेथ हुई पहले तो, फिर ये डीके करना शुरू कर देता है। डीके कैसे करेगा? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सड़ने वाला काम है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे भी ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये जब डीके करेगा तो किसकी वजह से करेगा? बिकॉज ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो स्मेल आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं गैसेस विच आर वेरी स्मेली। हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से इसी चेन के ऊपर। अब ये डिके करना शुरू किया किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। फिर इसके ऊपर अगेन वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, वॉर्म्स आ जाएंगे, फ्रॉग्स, स्नेक, हॉक। देखो वॉर्म आएगी, वॉर्म को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग आएगा, फ्रॉग को खा लेगा स्नेक, स्नेक आएगा तो स्नेक, जब स्नेक की या तो डेथ हो या फिर जिंदा हो, हॉक दोनों ही केसेस में खा लेता है। तो दैट इज ट्रीट राइट एज फूड चेन, यानी कि ऐसी फूड चेन जो कहाँ से शुरू हुई? फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू हुई थी? फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। नाउ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो ये जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है ना आपकी, ये एक तरह का रेशो होता है किस किस के बीच में? अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल and amount of energy transferred to trophic level। अगर किसी को लगता है ना कि मैं स्लो बोलती हूँ तो आप फिर वीडियो को ना स्पीड उसकी इंक्रीज कर लिया करो 1.25 और 1.5x के ऊपर, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये क्या कहता है? ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे एक टर्म आ गई तो उसके लिए आपको मैं एक ये चीज़ दिखा देती हूँ पहले। तो जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, ये एक तरह से लेवल बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखा है, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये जो प्रोड्यूसर है ना, इनका एक लेवल होता है, लेवल 1, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो पहले हम नर्सरी में होते हैं, फिर केजी में आते हैं, केजी की पता नहीं वो क्या क्या ब्रांचेज होती हैं, एलकेजी, यूकेजी, उसमें आ जाते हैं, फिर फर्स्ट में आते हैं, फिर सेकंड में आते हैं। तो वो एक तरह से लेवल है, वो एक तरह से क्लासेस थी हमारी जिनको लेवल्स बोल सकते हैं। उसी तरह से जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। फिर जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो सारे आ जाएंगे एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर। फिर जितने भी कार्निवोर स्टार्ट होते हैं उनको अगले लेवल में ले लेंगे। फिर जितने भी टर्शियरी कंज्यूमर्स होंगे उनको अगले लेवल पे ले लेते हैं। तो ये होते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? देखो, अब जितने भी प्रोड्यूसर हैं ना, इनको बोल सकते हैं हम कि दे लाई इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनको क्यों बोला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएंगे प्रोड्यूसर और सारी चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इसीलिए इनको बोल दिया गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इनके ऊपर कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स। तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज लाई एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इन दोनों का लेवल जो होता है वो फिक्स होता है, बाकी ये सारे लेवल चेंज करते हैं। जैसे अब सेकेंड जो ट्रॉफिक लेवल है ना आपका, ये वाला प्राइमरी कंज्यूमर्स का, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डियर का। अब हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हो सकता है कौन मार दे आके, इसको हो सकता है जैकल्स, जैकल इसके ऊपर फीड कर जाए, ठीक है। और जो जैकल होते हैं उसके ऊपर हो सकता है लाइन फीड करे, या फिर डियर के ऊपर लाइन भी फीड कर सकता है, डियर के ऊपर जैकल भी फीड कर सकता है। तो दैट्स वाई जो ऊपर वाले कंज्यूमर होंगे ना, ये चेंज होते रहते हैं, इनका फिक्स नहीं होता, दे चेंज। पर जो प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर है दे आर ऑलवेज फिक्स। जो प्रोड्यूसर होंगे दे विल लाई एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे दे विल बी ऑलवेज ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। तो वही चीज़ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी में बोली गई कि कितनी एनर्जी एक्वायर करी लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब देखो प्लांट ने खुद बनाया ना फूड, तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, ठीक है। इसके पास कितनी एनर्जी थी, प्लस डिवाइड कर दो उस चीज़ को, प्लस नहीं डिवाइड, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई टू द अदर ट्रॉफिक लेवल, जो बाकी ट्रॉफिक लेवल हैं उनमें कितनी एनर्जी पास ऑन हुई, ठीक है। अब जब इस रेशियो के बारे में बात करी हमने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की कि कितनी एनर्जी सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे थी और कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद आना चाहिए, दैट इज़ लिंडमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 10% रूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, 10% रूल। इन्होंने क्या बोला? अब जैसे इस ट्रॉफिक लेवल को दोबारा से देखो, इन्होंने बोला कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे ना, तो सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है। अब वो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं ये वाले, मान लो इनके पास थी 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब बोला कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे ना, उसको इस 10,000 का सिर्फ कितना मिलेगा? 10%। कैसे? ये और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10% से, तो मतलब इसको सिर्फ कितनी एनर्जी मिलेगी? 1000 किलो जूल।
यानी कि जब डियर ने फीड करा प्लांट के ऊपर तो उसको सिर्फ 1000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। अब मान लो डियर के ऊपर फीड कर दिया लाइन ने, तो लाइन को भी 10% एनर्जी मिलेगी। किसकी 10%? इस प्राइमरी कंज्यूमर की जो डियर के अंदर थी। ठीक है, तो डियर के अंदर थी 1000 और 10% इसकी जब मिलेगी तो कितनी बची? सिर्फ 100 किलो जूल। तो मतलब ऊपर की तरफ को जब जा रहे हैं तो सिर्फ कितनी एनर्जी पास होगी? 10% एनर्जी विल पास ऑन। चलो, तो लिंडमैन ने 1942 में एक कॉन्सेप्ट दिया था 10% रूल का, जो कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर पाता है कि जब एनर्जी पास करती है इकोसिस्टम के अंदर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो पास होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि इस तरह से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो सिर्फ 10% पास करती है। फिर आता है फूड वेब। अब देखो, फूड वेब, वेब मतलब जाला, ठीक है, नेटवर्क। तो अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो प्लांट से शुरू हुआ, ठीक है, जो प्लांट था मान लो इसको गोट ने भी खाया और जिराफ ने भी खाया, पर इन दोनों के ऊपर कौन फीड कर लेगा आके? लाइन। ठीक है, दोनों के ऊपर कर सकता है ना। तो अभी फूड चेन नहीं है। चेन क्या होती है? जो कॉन्टिन्यूस चलती है। मोतियों की माला होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, ऐसे बीड्स लगे होते हैं कॉन्टिन्यू। ठीक है, इस तरह से बना होता है ना, कॉन्टिन्यूस होती है। तो जो चेन होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यू होती है। पर फूड वेब में क्या हुआ? यहाँ पे 2 रास्ते बन गए, ठीक है, फिर से एक बन गया, तो दिस इज़ फूड वेब। यानी कि अब क्या होगा, जो बहुत सारी फूड चेन्स होंगी वो आपस में कनेक्टेड होंगी। तो मतलब अगर मैं बहुत सारे फूड चेन्स को यहाँ पे ऐड अप कर दूँ तो वो क्या बना देंगे जाके? फूड वेब। तो फूड चेन को ऐड ऑन करते जाओ और वो क्या बना देगा? फूड वेब। कंसीडर करो एक और एग्जाम्पल, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई जस्ट होप आप नोट भी कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सिर्फ लिखी हैं और यहाँ पे स्लाइड्स में ऐड नहीं थी। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्रास है, अगेन प्लांट है, ग्रास के ऊपर फीड करेगा ग्रास हॉपर। ठीक है, एट द सेम टाइम ग्रास के ऊपर फीड करेगा रैट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने। फ्रॉग का फेवरेट होता है एक्चुअली ग्रास हॉपर। फ्रॉग ने खा लिया। अब जो रैट होता है ना उसको स्नेक भी खाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रॉग था इसको भी खा सकता है स्नेक। डन। तो यहाँ पे क्या बनता जा रहा है? एक कॉम्प्लेक्स साइकिल बन रहा है जिसको बोलेंगे वेब। अब स्नेक को कौन खा लेगा? पीकॉक। हो सकता है यहाँ पे फ्रॉग को स्नेक ना खाए और सीधा हॉक खा ले, हॉक या ईगल। ठीक है, अब जो पीकॉक है हो सकता है इसको किसी आगे बड़े किसी जानवर ने खा लिया। तो ये प्रोसेस जो है चलती जा रही है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत सारे इंटरकनेक्शन भी बन रहे हैं। ये देखो, ये बन गया एक। फिर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फूड की जो वैरायटी है वो ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरह से बनता है आपका फूड वेब। ठीक है, ओके फाइन, नेक्स्ट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बता दिया कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड करा है इनटू द लेवल उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो बनाते हैं, मेकर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? फीडर्स। जो खाते हैं, टेकर्स। टेकर्स भी इनको बोल सकते हैं ना। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। इसमें आ जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। और एक आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड कतई नहीं बनाते और हमेशा क्या रहते हैं? डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान में रखना। तो अगेन ट्रॉफिक लेवल दिखाया हुआ है, ये देखो, ये प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये आपके आगे प्राइमरी कंज्यूमर और सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये आपके आगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, और इनको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और ये आ गया आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे और इनको बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर। फिर आगे फिफ्थ पे, ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है, या फिर टॉप कंज्यूमर बोल लो, या फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर भी आप कह सकते हो। ठीक है, नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इसमें क्या देखा जाता है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that is designed to show biomass और bioproductivity at each trophic level in the given ecosystem। अभी हमने पढ़ा 10% रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमने सिंपली क्या बोल दिया कि जो 10% एनर्जी होती है वही पास ऑन करती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर। बॉटम से जब हम टॉप की तरफ चलते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो पास होती है। तो ये बोला हमने पिछले टॉपिक्स में 10% रूल में, जो कि लिंडमैन ने दिया था इन 1942। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स में क्या किया जाता है, एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि किस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर नंबर बहुत ज़्यादा है, किस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बायोमास ज़्यादा है और किस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने करे, फूड चेन, फूड वेब, ये सारे यहाँ पे आके मिल जाएंगे। तो 3 तरह के आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे वो 10% रूल ही पढ़ना है। एक होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास के बाद आता है बायोमास, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी लिविंग बॉडी के, ठीक है, जिस भी चीज़ के हम बने हुए हैं, जिस भी ऑर्गेनिक मैटर से हम बने हुए हैं, वो सारा कहाँ पे आ जाता है, बायोमास का। बायो मतलब लिविंग, मास मतलब मास। ठीक है, वेट और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट येस उसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर के बेसिस पे कहाँ पे ज़्यादा हैं कहाँ पे कम हैं। सबसे पहले करेंगे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है अपराइट। अपराइट का क्या मतलब है कि ये हमेशा प्लांट से शुरू होगा और टॉप कार्निवोर्स की तरफ जाएगा। ठीक है, हमेशा ही प्लांट से शुरू होगा और कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड द टॉप कार्निवोर्स। अब यहाँ पे देखो, पहले थी एनर्जी 10,000 किलो जूल, अब कितनी पास हुई, 10%। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे उनको सिर्फ कितनी मिलेगी, 1000 किलो जूल। फिर से 10% एनर्जी पास होगी। ठीक है, तो 1000 किलो जूल का बना दो 100, फिर से पास होगी तो सिर्फ कितनी, 10%, तो कितना बचेगा, 10। तो यही है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये बताता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितनी एनर्जी आई। ठीक है, so it represent how much energy is retained or stored in the form of new biomass at each trophic level in an ecosystem। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उस चीज़ को दर्शाता है, और इट इज़ ऑलवेज अपराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब टोटल बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कितना बायोमास जो है वो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये अपराइट भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट का मतलब ऐसे बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब ऐसे बनेगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपकी पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो इस तरह से दिखेगा। जैसे बायोमास की बात करें अगर, तो प्रोड्यूसर का बायोमास ज़्यादा होगा ना, 1000 kg, ज़्यादा प्लांट्स होंगे यहाँ पे और इनका जो बायोमास होगा वो भी ज़्यादा होगा। फिर हर्बीवोर इससे थोड़े से कम होंगे और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी, 100 kg, 10% ही लगाया अगेन। ठीक है, 10%, 10%। तो ये बन जाएगा अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बनता है अपराइट। इन्वर्टेड कब बनेगा, इकोसिस्टम जब कैसा होगा, एक्वेटिक, यानी कि वाटर वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर होंगे बिल्कुल छोटे छोटे, इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एक पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको फाइटोप्लैंक्टॉन और जू प्लैंक्टॉन के बारे में बताया था। फाइटो यानी कि प्लांट और प्लैंक्टॉन मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल स्मॉल, और कहाँ पे होंगे, इन वाटर। जैसे ज़मीन के ऊपर हम प्लांट्स कह देते हैं ना, एक्वेटिक सिस्टम यानी कि वाटर के अंदर हम उनको बोल देते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इनके ऊपर छोटे छोटे एनिमल्स फीड करते हैं, उनको बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन। पर यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन है ना, इनका नंबर भी कम है और बायोमास भी कम है, तो इस वजह से इसको हमने बनाया अपराइट, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो बायोमास है दैट इज़ वेरी लेस। अब ये जो कार्निवोर है इसका साइज़ देखो पहले, ठीक है, इसका बायोमास वैसे ही इंक्रीज़ कर जाता है। तो दैट्स वाई जो आपका वाटर सिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल बनते हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म में बनते हैं। तो जो बायोमास है, पिरामिड ऑफ बायोमास, दे कैन बी अपराइट, दे कैन बी इन्वर्टेड। फिर आते हैं आपके पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर के बेसिस पे देखेंगे, दे कैन बी इन्वर्टेड, दे कैन बी स्पिंडल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो कोई पेड़ लगा है, ठीक है, पेड़ के ऊपर बड़े सारे पक्षी बैठ सकते हैं ना, बहुत सारे बर्ड्स। एक ही चिड़िया थोड़ी बैठती है एक पेड़ पे एट अ टाइम, बहुत सारी चिड़ियाँ बैठ सकती है ना। तो अब क्या हुआ, बहुत सारी चिड़िया यहाँ पे जब बैठी तो उनके ऊपर क्या होते हैं, पैरासाइट्स।
छोटे छोटे उनके ऊपर पैरासाइट्स बैठे होते हैं, ठीक है, जुएँ होगी, कुछ भी हो गया, छोटे छोटे पैरासाइट्स यहाँ पे बैठे होते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी और सारे पैरासाइट्स बैठे होते हैं जिनको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। तो इसको हम इन्वर्टेड बना सकते हैं ना, पेड़ तो एक था, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे, उन पक्षियों के ऊपर फर्दर बहुत सारे पैरासाइट थे, एक चिड़िया के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, और वो जो बहुत सारे पैरासाइट्स बैठे हैं ना, उनके ऊपर और हाइपर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है, इसका जो टर्म था ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है, चार्ल्स एल्टन 1972 के अंदर। तो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर। तो यहाँ पे पेड़ तो एक ही था, पर एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठे, और उन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स थे, उन पैरासाइट्स के ऊपर फर्दर बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स थे। तो दैट्स हाउ इन्वर्टेड ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे बन जाता है, और इसको बोल देते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। फिर स्पिंडल भी बनता है। ये स्पिंडल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगेन एक ही पेड़ है, इस पर बहुत सारे पक्षी हैं, पर हो सकता है एक ही ईगल आ जाए इनके ऊपर, ठीक है, फीड करने के लिए एक ही ईगल आ जाए, तो बन गया ना स्पिंडल। पेड़ एक था, पहले ये पेड़ एक था, फिर हर्बीवोर्स थे यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे पक्षी यहाँ पे फीड कर रहे थे, तो बहुत सारा नंबर था, पर अचानक से एक ईगल आती है, फिर आधे उड़ जाते हैं, किसी को वो खा लेती है, तो ईगल तो एक ही आई ना। तो इस तरह से स्पिंडल शेप बन जाती है पिरामिड ऑफ नंबर्स की। नाउ विल बी प्रोसीडिंग ऑन द बायोजियोग्राफिक साइकिल, जिनको न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट दिखाई जाती है, और साथ में और भी एलिमेंट्स जो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में किस तरह से न्यूट्रिएंट और बाकी एलिमेंट्स में यहाँ पे बात हो रही है पॉल्यूटेंट्स की भी, ठीक है, हैवी मेटल्स, गैसेस, तो ये भी किस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो उसकी क्या बनेगी, साइकिल। साइकिल का क्या होता है, रोटेट करते रहते हो ना आप, तो इस तरह से चलेंगी साइकिल्स। कितने तरह की साइकिल देखेंगे, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। तो ये सारी जो है आपकी 5 तरह की साइकिल हैं। ये ऊपर की जो हैं दे आर गैशियस साइकिल्स, ठीक है, और इनको बोल देते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी साइकिल्स अंडरस्टैंड करनी है। कार्बन साइकिल का क्या मतलब है कि जो कार्बन है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है किन किन चीज़ों के बीच में। एक एनवायरनमेंट आ जाएगा, दूसरा एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, या फिर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बोलूँ तो इधर नॉन लिविंग और इधर लिविंग। तो कार्बन किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड बायोटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर ए बायोटिक एंड बायोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बन साइकिल की। कार्बन का फ्लो कैसे चल रहा है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, ये साइंस फैक्ट से मैंने पिक्चर उठाई है। तो यहाँ पे देखो, आप पेन चेंज कर लेते हैं रेड कलर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, आपको पता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्लांट्स ले लेंगे। प्लांट्स ने क्यों ली, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी है, उनको फूड प्रिपेयर करना है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, और क्या बना दिया, फूड। अब क्या हुआ, प्लांट की डेथ हो जाएगी ना, जब उस डेड हो जाएगा प्लांट, एक ना एक दिन तो डेड होगा ही ना, तो उसमें भी क्या चला जाएगा, कार्बन चला जाएगा, फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। फॉसिल मतलब बहुत टाइम तक प्लांट जो थे वो नीचे दबे रहे, बाद में उनका क्या बन गया, कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, तो उसको क्या बोल देते हैं, फॉसिल। तो इस प्लांट की डेथ होगी तो कार्बन भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या हुआ, कार्बन यहाँ पे स्टोर था, इसका बन गया फॉसिल फ्यूल। अब ये जो फॉसिल फ्यूल थे, इनको हमने बाहर निकाला, और इसका यूज़ किया किस लिए, पेट्रोल बनाने के लिए। पेट्रोल पे क्या चली, गाड़ियाँ चली, गाड़ियों ने क्या छोड़ा, धुआं छोड़ा, धुएं में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। वहीं पे इंडस्ट्रीज़ बन रखी हैं, इंडस्ट्रीज भी क्या छोड़ रही हैं, कॉन्टीन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्लांट्स के अंदर गया, किस तरह से प्लांट्स जो थे वो फॉसिल में कन्वर्ट हुए, किस तरह से फॉसिल फ्यूल से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो दैट इज़ द कार्बन साइकिल। एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड आई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी गई, और दोबारा से बाहर कहाँ पे चलेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। सो दैट इज़ कार्बन साइकिल। तो ये क्वेश्चन आपको पॉल्यूटेंट के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है। बाकी आपको इसको ऐसे एज सच ऐसा नहीं बोला जाएगा कि बायोजियोग्राफिक साइकिल्स के बारे में बताओ। हाँ, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन बनाने का, तब जाके आपको आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये कोलैबोरेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी क्या सोर्सेज होते हैं, देखो हम कॉन्टीन्यूसली रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, बाहर छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम भी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस से क्या होता है, कार्बन साइकिल चलती रहती है। मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर से आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ रहा है। सो दैट वाज द फर्स्ट साइकिल, कार्बन साइकिल। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल। ये जो आपकी वाटर साइकिल होती है ना, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती है। अगेन जो वाटर साइकिल होती है कैसे चलती है, देखो मान लो यहाँ पे कोई पानी का एक पूल है, ठीक है, दिस इज़ अ पूल ऑफ वाटर, इस तरह से। अब यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी ना, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगी, इवेपोरेशन, भाप की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, इवेपोरेशन। जब बहुत हाइट पे ये वाटर वेपर जाते रहेंगे तो आगे क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स, यानी कि कंडेंसेशन। अब क्लाउड क्या होंगे, भारी होते जाएंगे ना, बड़ा साइज होता जाएगा क्लाउड्स का। तो जब बड़ा साइज होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेनफॉल। रेनफॉल हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है। प्रेसिपिटेशन में ही आपका क्या क्या आ जाएगा, सारा आ जाएगा, ड्यू आ गई, हेल आ गई, स्नो आ गई, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है उधर की एनवायरनमेंट की। फिर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, फिर ये जाएगा नीचे सॉइल के ऊपर। अब जब पानी आएगा तो यहाँ पे क्या ग्रो कर जाएंगे, प्लांट्स, ठीक है। फिर प्लांट भी क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में परकोलेट भी करते हैं, ग्राउंड वाटर भी बनता है ना। तो इस तरह से दोबारा से पूल बन जाएगा। तो देखो वाटर भी क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली साइकिल में चल रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अगेन जितना एटमॉस्फेयर से वाटर आएगा वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ सेकेंड इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। साइंस फैक्ट से मैंने ये पिक्चर उठाई थी, ये भी साइंस फैक्ट की थी, और आई थिंक हाँ ये पिन इंटरेस्ट से उठाई है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज द वाटर साइकिल। नाउ नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो आपने सुना है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो आपकी जो नाइट्रोजन होगी ये पहले एटमॉस्फेयर में होगी, ठीक है। अब ये आएगी प्लांट्स के पास, पर प्लांट्स इसको ले नहीं पाएंगे, तो प्लांट्स की जड़ों में लगा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, और जब अमोनिया बनेगा ना तो फिर इसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। फिर क्या होता है, अमोनिया की हो जाती है नाइट्रिफिकेशन, ताकि और ज़्यादा इसको स्टेबल बनाया जाए। किस चीज़ में हो जाएगी, या तो नाइट्रेट्स बनेंगे, ठीक है, या फिर नाइट्रेट से क्या बन जाएगा, नाइट्राइट्स बन जाएंगे, NO3। ओके, फिर यहाँ पे डी नाइट्रिफिकेशन होगी, इसको बोल दिया नाइट्रिफिकेशन, कि अमोनिया को और स्टेबल बनाया जाए। फिर इसकी होगी डी नाइट्रिफिकेशन, जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बन गए ना तो इसके बाद होती है डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन क्या करेगा, दोबारा से नाइट्रोजन बना देगा, और नाइट्रोजन दोबारा कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के ऊपर। सो दिस इज़ हाउ ये नाइट्रोजन साइकिल चलती है। पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, फिर प्लांट्स ने उसको कंज्यूम किया, प्लांट से दोबारा से किस तरह से वो एटमॉस्फेयर में पहुंचा, उसको बोल देंगे नाइट्रोजन साइकिल। डिकम्पोजर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे, डिकम्पोजर क्या बनाते हैं, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, अमोनिफिकेशन के थ्रू। फिर ये अमोनिफिकेशन जब होती है ना, दोबारा ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, द सेम प्रोसेस विल स्टार्ट। तो दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। हाँ, लाइटनिंग भी क्या करता है, नाइट्रेट्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन। चलो नेक्स्ट इज द सल्फर साइकिल, विच इज़ योर सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल। सेडिमेंट्री क्यों बोला, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके एटमॉस्फेयर से शुरू होती है, बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल टू। देखो इसकी आप ये सिंपल सी साइकिल भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता है ना एसिड रेन होती है, एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है, इट कैन कन्वर्ट इनटू सल्फेट्स, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पहले से ही सल्फाइड प्रेजेंट हैं सॉइल के ऊपर, दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हो सकता है जो सल्फाइड है वही सल्फेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। फिर क्या होता है, मैंने आपको जैसे कि बोला ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही नहीं होती, सॉइल में भी डायरेक्टली प्रेजेंट हो सकती है। तो अब देखो प्लांट्स भी होंगे आपके, एनिमल्स भी होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे ना, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। किस फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में। प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है ना आपकी अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं फर्दर फॉस्फोरस, सल्फर,
इन सब चीज़ों के बने होते हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें अमीनो एसिड बनाते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं दे फॉर्म द प्रोटीन। अब ये जो प्लांट और एनिमल होंगे ना, इनकी डेथ होगी, ठीक है, और जब डेथ होगी तो ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या तो एरोबिक प्रोसेस होगी, यानी कि एरोबिक का मतलब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, या फिर इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एनारोबिक प्रोसेस होगी। एनारोबिक मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है, और एब्सेंट होती है या बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो दैट इज़ द एनारोबिक। किसने की ये दोनों प्रोसेसेस? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। फिर इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ वन, दैट इज़ द फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस जो होता है ये भी अगेन आपके प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? आपका डीएनए हो गया, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी होते हैं, ह्यूमन में तो डीएनए होता है ना, कुछ में आरएनए भी होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वहाँ पे भी आरएनए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बायो की हैं, बायो में ही करेंगे फॉर नाउ। फॉस्फोरस साइकिल, अब जो फॉस्फोरस साइकिल होती है ना, ये भी एक जगह से नहीं आती। कैसे कैसे आएगी? देखो, बारिश होगी, आपको पता है ना रॉक्स जो होती हैं वो कैसे टूटती हैं। जैसे पानी का प्रेशर पड़ता है ना, तो उनके ऊपर दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं एक टाइम पे, रॉक टूट जाती है। और जब वेदरिंग होगी ना रॉक्स की, तो वहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। या तो अब ये जो फॉस्फोरस होगा ना, ये वाटर के साथ चला जाएगा, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब मान लो ये रॉक टूट गई, वेदरिंग होगी इसकी पूरी, टूट गई, डेनिडेशन होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी कि ये टूट गई। अब जब ये टूटेगी तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो फॉस्फेट होते हैं कैरिड बाय वाटर, ठीक है, रिवर्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ही रहेंगे और इसके ऊपर फर्दर सॉइल पड़ती रहेगी, और फिर ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब जो अंडरग्राउंड चले जाएंगे ना, वो यूज़ करेंगे कौन? उनको प्लांट्स उनको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे। तो इस तरह से प्लांट्स ने उनको यूज़ करना शुरू करा। प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करेगा? एनिमल्स। एनिमल्स क्या करेंगे? कभी ना कभी डिकम्पोजिशन होगी ना, डेथ के बाद डिकम्पोजिशन होगी। कौन करेगा डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजर करेंगे। डिकम्पोजर्स को और क्या बोल सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये प्रोसेस चलती है। अब जब डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो इसकी क्या होगी फर्दर? सेडिमेंटेशन, ये नीचे दबते रहेंगे, और जब सेडिमेंटेशन होगी तो इसका क्या बन जाएगा एक टाइम पे? फॉसिल। अगेन अब एक टाइम होगा, क्या पता यहाँ पे कोई पहाड़ी बन जाए, ठीक है, फिर वो फॉस्फोरस यहाँ से पत्थर से निकला था, पत्थर में जाके मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ फॉस्फोरस सर्कुलेट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, ये दोनों जो थे, जो आपका फॉस्फोरस था और आपका सल्फ़र था, सल्फ़र दोनों जगह पे प्रेजेंट था, एटमॉस्फेयर में भी था और आपके सॉइल में भी था। पर जब फॉस्फोरस की बात करी तो ये एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था। हाँ, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह के फॉर्म में हो सकता है, बाकी इतना प्रेवलेंट नहीं था। हमने कहाँ से शुरू किया? वेदरिंग ऑफ रॉक से शुरू हुआ और रॉक पे ही ख़त्म हो गया। पर प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब पानी बरसा इसके ऊपर तब जाके रॉक टूटी। अब देखो, जब पानी आएगा उसके अंदर तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर सनलाइट आ जाएगी, फिर वो फिर से पूरी रॉक सूख जाएगी। तो जब ये कॉन्टीन्यूस चलेगी ना प्रोसेस, कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, तो उससे क्या होता है, जो रॉक होती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोरस हमने देखा किस तरह से रॉक से ही शुरू हुआ और किस तरह से ये दोबारा से क्या हुआ, रॉक में ही कन्वर्ट हो गया। तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द प्रोसेसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोजियोग्राफिक साइकिल। एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए। तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम एंड कॉम्पोनेंट्स। इसकी ना कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, वो मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाऊंगी, वो शॉर्ट्स में देख लेना आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया फूड चेन से। कौन किसको खाएगा? दैट इज़ फूड चेन। दो तरह की होती है, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस। ग्रेजिंग मतलब जब उसके ऊपर जो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द प्लांट। डिट्राइटस मतलब जो डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होगी। फिर हमने ग्रेजिंग फूड चेन डिटेल में करी, डिट्राइटिस फूड चेन डिटेल में करी। देन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा, कितनी एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट थी डिवाइडेड बाय कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई टू द अदर ट्रॉफिक लेवल।
लिंडमैन ने 10% रूल दिया इन 1942 कि सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द अपर ट्रॉफिक लेवल। फूड वेब देखा कि किस तरह से बहुत सारी फूड चेन आपस में आके मिक्स हो जाती हैं और फूड वेब बनाती हैं। फिर देखो फूड वेब जो होता है ये सर्वाइवल में भी हेल्प करता है, यहाँ पे ऑप्शन मिलती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इट्स लाइक कि मेन्यू मिलता है प्रॉपर कि आप क्या खाओगे, ठीक है। और फूड चेन तो एक मजबूरी होती है कि हाँ इसको यही खाना पड़ेगा, इसको यही खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। ट्रॉफिक लेवल आ गया। फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में बात करी। इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखे 3 तरह के होते हैं। पहला हमने देखा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास देखा जो कि अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। और फिर उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर देखा जो कि इन्वर्टेड और स्पिंडल दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देन वी स्टार्टेड द बायोजियोग्राफिक साइकिल कि किस तरह से न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर से सॉइल के ऊपर आते हैं और सॉइल से दोबारा से एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं। तो फिर हमने 5 तरह की देखी जिसमें से 3 गैशियस साइकिल थी और 2 जो थी वो सेडिमेंट्री साइकिल थी। कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल हमने देखा किस तरह से एटमॉस्फेयर से आई, प्लांट्स ने ली और किस तरह से वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। उसी तरह से वाटर साइकिल भी हमने देखा। फिर हमने नाइट्रोजन साइकिल देखी। फिर हमने सल्फर साइकिल देखी किस तरह से ये सॉइल में भी प्रेजेंट था और किस तरह से ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट था। वहीं फॉस्फोरस साइकिल जब हमने देखी तो यहाँ पे हमने देखा ये रॉक से शुरू होती है, पर रॉक को किसने तोड़ा? एटमॉस्फेयर ने। एटमॉस्फेयर में क्या था? क्लाउड्स थे, क्लाउड बर्स्ट हुए और वहाँ से रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से रॉक टूट गया। फिर हमने देखा किस तरह से ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर दोबारा से रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। So this was the phosphorus cycle. So this is it about your chapter number 2, that is the ecosystem. Now we will be starting biodiversity and its conservation. ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 3, अब कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर, ठीक है। थोड़ा काम फंस गया था बीच में तो उसी वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट एनीवेज अब ये कंटिन्यू रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी शुरू करे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट किया करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।